हाय एवरीबॉडी। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर के थर्ड पार्ट में। और आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली वेक्टर के टाइप्स। ठीक है, तो देखो वेक्टर दो टाइप्स के होते हैं, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी की मैंने बात कर दी थी कि द क्वांटिटी विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं ये दो टाइप्स के वेक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पोलर वेक्टर की बात करते हैं। तो पोलर वेक्टर्स आर बेसिकली दोज वेक्टर्स दोज हैव अ फिक्स्ड पॉइंट और उनका एक ओरिजिन होता है। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जिनका की एक फिक्स्ड पॉइंट हो और एक फिक्स्ड ओरिजिन हो। ठीक है, फिक्स्ड ओरिजिन कहने का मतलब ये है, एग्जांपल्स आर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। सपोज करो कि दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, टू मूव दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब फोर्स लगा रहे हो आप, तो किसी एक पॉइंट पे लगा रहे हो, या जब हम लोग इसको पुल करेंगे तो ऑब्वियस बात है एक पॉइंट पे ही पुल, मतलब एक पॉइंट पे ही फोर्स लग रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेक्टर, जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो उसका एक फिक्स ओरिजिन होता है। तो ऐसे वेक्टर जिनका भी एक फिक्स ओरिजिन हो, ठीक है, वैसे वेक्टर्स को हम कहेंगे कि दे आर पोलर वेक्टर्स। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या है, देखो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और देखो सपोज ये मैंने फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, ये एक ओरिजिन है। ठीक है, और ये एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ये एक भी वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। सपोज कर लो कि अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये टुवर्ड्स एक्स में ओरिएंटेड है। ठीक है, और ये ओरिजिन है उसका। तो ऐसे वेक्टर जिनका की एक ओरिजिन हो, ठीक है, फिक्स ओरिजिन हो और किसी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो उसका, तो वैसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्सियल वेक्टर का। तो एक्सियल वेक्टर्स का बेसिकली हम लोग बात करेंगे जब हम लोग टॉर्क, जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें टॉर्क की बात करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग मैग्नेटिज्म देखेंगे। मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन, उसको पता करने के लिए हम लोग एक्सियल वेक्टर के कंसेप्ट से ही उसका डायरेक्शन को पता कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक्सियल वेक्टर क्या होता है। एक्सियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, जहां पे भी कुछ, सपोज एग्जांपल में बता रहा हूं, तो एग्जांपल इसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमवी आर। सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है तो उसका अगर हम डायरेक्शन निकालने की बात करें, जैसे सपोज करो ये मैंने एक प्लेन बनाया, ठीक है, एक प्लेन एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, इसमें एक कोई वेक्टर क्वांटिटी है जो कि इस एक्स वाई में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है या फिर रखा हुआ है, तो उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे। तो ये एक्सियल वेक्टर माना जाता है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वही इसका डायरेक्शन बताता है। तो देखो आप ये अगर इस प्लेन में अगर देखो आप और अपना जो राइट हैंड है उसका अगर कर्ल लो, तो आपका डायरेक्शन जो थंब है वो इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो इसका डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो इसी तरह से रोटेशन इफेक्ट शो करता है। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन हमें पता चलती है। ठीक है, तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने रोटेट किया है इसको, तो आप डायरेक्शन देखो, एक तो ऊपर होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर रोटेशन। जिस तरह से आप रोटेशन करो, अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो डायरेक्शन नीचे होगी, क्लॉकवाइज करोगे तो डायरेक्शन ऊपर होगी। तो ऐसे वेक्टर्स दोज शो अ रोटेशन इफेक्ट्स आर बेसिकली कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। तो ठीक है, होप सो कि ये सिंपल सा टर्म था। ठीक है, बस ये जानना जरूरी था आप लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और वो है वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, हमने तो अभी टाइप्स पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद देखा कि कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, क्या क्या होते हैं। हम लोग बात करते हैं वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते कैसे। तो सिंपली आप एक लाइन में लिखो, वेक्टर्स आर represented, vectors are represented through a straight line having arrow at the head point।
Vectors are represented through a straight line having arrow at the हेड पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसके आगे जो फ्रंट पार्ट है ना वहां पे एक एरो लगी होगी। जैसे मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं टेल, हिंदी में पूंछ बोलते हैं इसको, और ये मेरा हेड है, ठीक है, जो कि एरो उस पे लगा होगा, ठीक है। तो वेक्टर को हम लोग सिंपली उसको समझने के लिए उसका जस्ट एक नोटिफिकेशन, एक मैथमेटिकली हम लोग एक लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन, और उस पे एक एरो लगा होता है फ्रंट पे, ठीक है। ये टेल होता है, जो उसका ओरिजिन पॉइंट है उसको टेल कहते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं हेड, ठीक है। तो टेल हेड, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वेक्टर का, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वो इसका यूज होगा यहाँ पे कि टेल के साथ टेल का किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, टेल हेड के साथ किस तरह का कॉम्बिनेशन, हम लोग वेक्टर को किस तरह से कंबाइन करते हैं, उसका किस तरह का मैकेनिज्म होता है, ठीक है, हम लोग स्टडी करेंगे। अभी जस्ट उसका नोटिफिकेशन देख रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन चेक कर रहे हैं हम लोग कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक टेल पॉइंट है, एक हेड पॉइंट है, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, सिंपल लिखेंगे क्या, ये ए बी मैग्नीट्यूड है और उस पर एरो लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, ए बी और ऊपर एक एरो। तो इस वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग कोई ऐसा वेक्टर लें, कैसा वेक्टर लें, ठीक है। मान लो कि ये ओ है, ये बी है, ओ है, ए है, ये बी है, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी वेक्टर, सॉरी, ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर और ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर, ठीक है। यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ इसका हेड है, चार एरो लगा हुआ है आप देख सकते हो, और ये वेक्टर ओ ए है और ये वेक्टर ओ बी है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का बस यही तरीका है, ठीक है। और विदाउट डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन को नोटेशन दे रहा है, ठीक है। जैसे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो फोर्स की बात करें, ठीक है, फोर्स की बात करें तो फोर्स तभी वैलिड होगा जब उसके साथ हम एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं मैं इस ब्लॉक पे, ठीक है, इस ब्लॉक पे मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है, ठीक है। अब ये बॉडी जो है टुवर्ड्स ईस्ट मूव कर रही है, ठीक है। ये बॉडी अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, इस बात बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो क्या हो गया, इसके साथ एक एसोसिएटेड जो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं फोर्स को 5 न्यूटन ईस्ट, ठीक है। तो ये उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड हो, और मैं आपको सिंपली कह दिया कि ये उसका एक टेल पॉइंट होता है और एक हेड पॉइंट होता है, हेड पे एरो लगा होता है, तो ऐसे उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि सम मैथमेटिक्स रिलेटेड टू वेक्टर्स। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सम important definition, some important definitions related to vector, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि वेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। क्या डेफिनेशंस है, सबसे पहला जो लोग बात करते हैं वो बात करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ये क्या होता है। देखो मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब सिंपल सा ये है कि जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि वेक्टर इज ए वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर जो होता है लिखते हैं द मैग्नीट्यूड of a vector is called
मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का, ठीक है, वही उसका मॉडुलस हो जाएगा। एग्जाम्पल, सपोज करो कि ए बी एक वेक्टर है, ठीक है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? तो ए बी का अगर हमने मॉडुलस निकाले, इसका मॉडुलस निकाले तो ए बी वेक्टर और दो साइड एरो लगाते हैं, ठीक है, दो साइड वॉल दे दिए, ये क्या हो गया? उसका मॉडुलस हो गया, ठीक है, जो कि इसको हम लोग विदाउट ऐसे नोटेशन में सिर्फ ए बी लिखते हैं, एरो हट जाता है, ठीक है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और उसको अच्छे समझने के लिए हम लोग बात करते हैं। सपोज मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ए है 3i + 4j + 6k, ठीक है, और हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, बट इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ मॉडुलस की बात करें तो सिंपली रूट अंडर इसका स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा? 25 प्लस 36 51 रूट अंडर, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाता है, जिसको हम मॉडुलस बोलते हैं। तो अगर कोई वेक्टर दी हुई है और उसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा जाए तो आप कुछ नहीं करोगे, रूट अंडर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 36, 25 प्लस 36, राइट, तो आई थिंक 61 आएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज 25 हाँ 61 आएगा, ठीक है। ऐड कर लो यहाँ पे 36 25, कितना हो गया? 61 आ रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो मॉडुलस है हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो, एक टॉपिक हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज है नेगेटिव फैक्टर, ठीक है। दूसरा है नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर्स क्या है? देखो, जब हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने क्या बोला था आपको कि उसका एक ओरिजिन होगा और टेल होगा, मतलब टेल होगा और एक हेड होगा, ठीक है। सपोज करो कि एक वेक्टर है ए बी जो कि इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो नेगेटिव वेक्टर्स आर दोज वेक्टर व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शंस आर अपोजिट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये अब मान लो कि इस वेक्टर का हम लोग नेगेटिव वेक्टर लें तो कुछ नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है, पर डायरेक्शन इसकी उल्टा हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा इधर ए इधर बी, ठीक है। क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन आप देख सकते हो अपोजिट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? अगर ए बी हमें लिखना हो तो ए बी इज इक्वल टू ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, ऐसे, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया? उसको रिवर्स कर दिया। अब हमेशा याद रखना कि अगर नेगेटिव वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है, तो एंगल जो होगा इन दोनों वेक्टर के बीच, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे? देखो, वेक्टर क्या हो रहा है, ये अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर है, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन जो है जस्ट हमने उसको उल्टा कर दिया, मतलब ऐसे घुमा दिया, मतलब 180 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, तभी तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन आ सकता है। इधर हम डाउनवर्ड के थ्रू रोटेट करें या अपवर्ड के थ्रू रोटेट करें, ठीक है। अगर इस वेक्टर को हम रोटेट करेंगे तो इस पॉइंट ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। वही चीज को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आप देखो, जब रोटेशन हो रहा है तो थीटा कितना हो रहा है यहाँ पे? थीटा इज ऑलवेज 180 डिग्री। याद रखना हमेशा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि नेगेटिव वेक्टर्स बनाने के लिए थीटा का वेरिएशन कितना का होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है, नॉट इंपॉर्टेंट, बट हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। अब लोग बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की, ठीक है। एक थर्ड जो पॉइंट है मेरा वो है इक्वल वेक्टर, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वेक्टर्स इक्वल होंगे। इक्वल कहने का मतलब ये है कि द वेक्टर्स व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स हैं जिनका कि सेम मैग्नीट्यूड हो और वो सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो, ठीक है। आप लिख सकते हो सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग रिप्रेजेंट
कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज करो कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और y, ठीक है। एक वेक्टर है a b जो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, और सिमिलरली मेरे पास एक और वेक्टर है c d जो कि इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो आप देख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्या है, दोनों वेक्टर इक्वल है। क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्शन भी इक्वल है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो ऐसे वेक्टर जिनका कि सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो, वैसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि इक्वल वेक्टर के बीच हमेशा जो एंगल बनेगा वो हमेशा 0 डिग्री होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। हम लोग इसको भी नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्टिंग भी इसको बोला जाता है इक्वल वेक्टर को, ठीक है। कैसे? देखो, अगर मान लो इस वेक्टर को अगर पैरेलली आप शिफ्ट करो, इसको हम सपोज कर लो कि हम यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो क्या हो रहा है, एंगल तो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या, पूरी तरह सेम है। देखो, इस वेक्टर को आप यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, ठीक है। एंगल के दोनों के बीच की जो एंगल है वो तो फिक्स रहता है। तो ऐसे वेक्टर जिनका कि एंगल हमेशा फिक्स्ड हो, या एंगल जो है हमेशा थीटा इज ऑलवेज 0 डिग्री, ठीक है। हमेशा दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं और उनको हम लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग अभी नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग वेक्टर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, पैरेलल बना वेक्टर एडिशन करेंगे, तो उनमें इन सब का कंसेप्ट आएगा, जो कि ये अभी अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी था। तो शिफ्ट भी हम लोग कर सकते हैं इसको, इस वेक्टर को शिफ्ट करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा मेरा, पूरे ओवरऑल जो वेक्टर होगा मेरा, जो वेक्टर का जो एक स्ट्रक्चर दिया होगा, अगर उसमें हम अगर इस मेथड भी यूज करें पैरेलल शिफ्टिंग को, तो कोई चेंज नहीं आएगी। वी कैन यूज दिस इज जस्ट अ टूल, ठीक है। इसका हम लोग हेल्प लेके जो वेक्टर के जो स्ट्रक्चर है उनको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट। अब लोग बात करते हैं अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है। ये इक्वल वेक्टर था, उसी तरह से एक अनइक्वल वेक्टर भी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बस लिखता हूं फोर्थ अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो जिस तरह से इक्वल वेक्टर की हमने बात की, उसी तरह का ये अनइक्वल वेक्टर है। तो लेकिन इसमें केसेस, 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अनइक्वल वेक्टर सपोज वेक्टर विच है, मान लेते हैं सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन। ये कंडीशन हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अलग हो, या सेम डायरेक्शन, ये भी तो कंडीशन हो सकता है, सेम डायरेक्शन हो बट सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। या फिर सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये कंडीशन हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, दोनों डिफरेंट, मीन्स कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो 3 केसेस हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, डायरेक्शन सेम होगा, या तो डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, या तो दोनों अलग होंगे। तो इनको हम लोग कहते हैं अनइक्वल वेक्टर। अब इसको आप एग्जांपल से समझो। देखो, सपोज करो कि ये एक प्लेन है, XY प्लेन, ठीक है। पहला केस ले रहे हैं हम लोग, क्या कह रहा है, सेम मैग्नीट्यूड सेम है, मान लेते हैं A B, ठीक है, बट डिफरेंट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इधर होगा CD, देख लो आप, इनकी लेंथ सेम है, ठीक है, बट डायरेक्शन अलग अलग है। तो इस तरह के हम लोग वेक्टर को कहेंगे अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। उसी तरह इसकी हम लोग बात करें तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये X है, ये Y है। अब देखो क्या कह रहा है, सेम डायरेक्शन सेम होगा, मान लो ये C ये D है, ठीक
ठीक है, सी डी वेक्टर है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट। मान लो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये ए बी है, ठीक है। तो आप देखो डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। तो एक ये कंडीशन हो सकता है। तीसरा कंडीशन ये है कि दोनों डिफरेंट हो। कहने का मतलब ये है कि अगर एक इस डायरेक्शन में हो तो एक इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी छोटा होगा। मतलब ये एक ए बी वेक्टर है, ठीक है, तो ये सी डी वेक्टर है, जो कि मैग्नीट्यूड भी देखो आप दोनों का डिफरेंट है बट एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर, ठीक है, जिनका कि या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या तो फिर डिफरेंट डायरेक्शंस हो या फिर दोनों डिफरेंट हो, तो ऐसे वेक्टर्स को लोग बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे बट थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। यूनिट वेक्टर, देखो यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर से आपको ये यूनिट जो शब्द है इससे आपको पता चल रहा है कि यूनिट मींस व्हाट, वन, ठीक है। तो द वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड 1, ऐसे वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। आप लिख सकते हो इस पे मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, ठीक है। ये हमेशा जो मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का हमेशा 1 होगा। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका यूज कब होता है। देखो कभी कभी हमें क्या होता है कि जब हम लोग कोई सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो कभी कभी हमें सिर्फ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो वी यूज दिस यूनिट वेक्टर, ठीक है। हम इस यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करके उस सिस्टम में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, हम लोग इस यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करके वहां का डायरेक्शन में पता कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, देखो लिखने का तरीका सिंपल है। सपोज करो कि ये एक वेक्टर है ए बी, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये वेक्टर ए है, ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी वेक्टर, इट इज राइट। अब देखो ए, मैंने क्या कहा था कि ए वेक्टर क्या है, उसमें एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो देखो ए एक मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, और ये हमारा यूनिट वेक्टर है। ये बता रहा है मैग्नीट्यूड और ये हमको बता रहा है डायरेक्शन, ठीक है। ये एक यूनिट डायरेक्शन को बता रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पे यूनिट वेक्टर का, तो ये यूनिट डायरेक्शन की बात कर रहा है। क्योंकि यूनिट डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में उसका मतलब एक मैग्नीट्यूड में कितना डायरेक्शन का चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसे फाइंड कर सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर को हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए कैप मेरा यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर और हमें यही निकालना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिंपली दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस, उसका मैग्नीट्यूड, वी कैन राइट सिंपली वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये तरीका है यूनिट वेक्टर को लिखने का, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हमने क्या किया, सिंपली ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इस वेक्टर का इस्तेमाल, ठीक है, आगे जो है हम लोग अभी करेंगे वेक्टर की, जब हम डिटेल, अभी पार्ट 3 लेक्चर है, पार्ट 4 में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। देखो बेसिक चीज को लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि इफ यू नो ऑल दिस थिंग्स, देन I will request you that if you know everything, then you just comment in the below comment section that in which topic you are interested to learn with me. Okay? कौन से टॉपिक पे आप लर्न करना चाह रहे हो, कौन सा टॉपिक आपको प्रॉब्लम कर रही है, 11th 12th ग्रेजुएशन, जो भी टॉपिक का जो प्रॉब्लम है आपको, आप जस्ट कमेंट में लिखो, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं एक सीरियली चल रहा था, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हो कि नहीं मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या वॉट एवर, तो आप जो है बस कमेंट में लिखो कि मुझे ये टॉपिक पे आप लेक्चर बना दो सर, तो मैं आपको नेक्स्ट डे वो टॉपिक बना के भेज दूंगा, ठीक है। तो ये था वेक्टर के बारे में हम लोग भी स्टडी किए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये बहुत छोटी लेक्चर है, बस बेसिक्स में डील कराते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में मैं बात करूंगा 1D 2D 3 डायमेंशन तक बात करूंगा। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और कुछ
इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी इन वेक्टर्स पे करवाऊंगा, और साथ साथ कैसे हम लोग वेक्टर को ऐड करते हैं, वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, कैसे हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसको थ्रू ग्राफ के थ्रू मैं इसको अंडरस्टैंड कराऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये आज का वीडियो बस यहीं तक समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो भी इंटरेस्टिंग होगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।